तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए अफीम की उन्नत तरीके से खेती पर जानकारी। लाभ हेतु शरदकालीन गन्ना की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। हमारे राज्य के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में अफीम की खेती की जाती है और इसकी फसल से अधिक उपज तभी संभव है जब आप अफीम की अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव करके वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर खेती करेंगे। तो अफीम की खेती की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ग्राम जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान शिवनारायण चौधरी। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष मुझे 25 आरी के लिए लाइसेंस दिया गया है। प्रतिवर्ष मैं अफीम की काश्त करता हूँ। इस साल अफीम की काश्त के बारे में शुरुआती तैयारी किसान भाई कैसे करें, इसके बारे में संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हम खेत की पहली जुताई करते हैं तो ट्रैक्टर से बहुत गहरी जुताई करें। यदि पहली जुताई में मिट्टी में ढेले आते हैं तो पाटा चला के उसको समतल कर सकते हैं। 2 या 3 बार गहरी आड़ी और खड़ी जुताई करेंगे तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद भी यदि ढेले बचते हैं तो पाटा चला के उसको मिट्टी को समतल कर लेते हैं। समतल करने के बाद फिर अपन उसमें नंबर आता है गोबर की खाद देने का। यदि अपने पास गोबर की खाद है तो 1 से 2 ट्राली गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद देते हैं। तो इसके अलावा भी हमको यदि रासायनिक रूप में तत्वों की पूर्ति करना है तो उर्वरक के रूप में हम सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो 25 आरी के लिए कम से कम 2 बैग सुपर फास्फेट के दें और लगभग 40 किलो पोटास। इसके बाद सल्फर का इस्तेमाल करें तो सल्फर दानेदार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाई जैसी अपने पास उपलब्ध है एरिया में वैसी 5 किलो सल्फर 25 आरी के मान से इसमें खाद में मिला के बुरक दें। किसान भाई यदि 25 आरी रकबे में अपना बीज लगा रहे हैं, उत्पादन लेना चाहते हैं तो लगभग आपको 4 किलो बीज वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार लगेगा। यदि तापक्रम कम ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो आप 4 किलो बीज ले लें और यदि वातावरण के तापक्रम में गिरावट आ गई है और अनुकूल परिस्थितियां हैं तो लगभग 25 आरी में 2.5 किलो बीज सफिशिएंट होता है। बीज उपचार में आप थायरम ले सकते हैं प्रति 2 किलो बीज के साथ। यदि 4 ग्राम थायरम या फिर बाविस्टिन ले सकते हैं और नहीं तो एक मेटालिक्सिल करके पाउडर आता है उससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले बीजों को आप पानी छिड़क के हाथ से थोड़ा सा नम बना देते हैं। नम बनाने से क्या होगा कि वो जो आप बीजोपचार करने जा रहे हैं वो जो रसायन होता है पाउडर नुमा होता है वो बीजों के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाएगा। जैसे ही आपका बीज उपचार हो जाता है तो उस बीज को फिर छांव में सुखाने के लिए फैला देते हैं। आप पाएंगे कि आधे घंटे के पश्चात लगभग आधे घंटे में ऐसा हो जाता है और यदि बीज सेपरेट नहीं होते हैं, आसानी से पृथक नहीं होने लगते हैं तो लगभग आधे से पौन घंटे तक इंतजार करें। बीज पुनः पानी को अवशोषित करके आप देखेंगे कि पूरी तरह अलग अलग हो गए दाने, वो आपको खेत में बोने के लिए तैयार है। किसान भाई फिर उसको लेके हाथ से छिड़क के बुआई कर सकते हैं या फिर कतार पद्धति में यदि आप बोना चाहते हैं तो एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक एक लंबी डोरी फैला दीजिए। 2 व्यक्ति आसपास डोरी को
पकड़ लेंगे और आप बीज लेके धीरे धीरे डोरी के सहारे गिराते जाइए। ये आपको कतार कितनी दूर रखना है, तो लगभग आप 6 इंच दूर रखेंगे तो 6 इंच नाप बना लीजिए। दूसरी तरफ फिर 6 इंच पे नाप करके और उधर भी 6 इंच नाप के फिर डोरी पकड़ लीजिए। बीच में किसान जो बीज बुरकने वाला रहेगा वो डोरी के सहारे बुरक सकता है। जैसे पहली सिंचाई आपने दी तो उसके चौथे दिन आप दूसरी सिंचाई दे दें, जिससे क्या होगा कि मिट्टी का तापक्रम, वातावरणीय तापक्रम बढ़ने के साथ ही मेंटेन रहेगा, पानी से ठंडक रहेगी। और 7वें दिन पुनः पानी दे दे। यदि 7वें दिन पानी देने के बाद आप देख रहे हैं कि पौधों में, बीजों में अंकुरण होने लगा है, तो 11वें दिन पुनः सिंचाई दे दें। पहली छनाई जो होती है वो लगभग 20 से 21 दिन में हम करते हैं। उसमें विशेष करके ये ध्यान रखते हैं कि बीजों का अंकुरण जो होता है वो परिस्थितियों के अनुसार आगे पीछे हो सकता है, तो बड़े बड़े पौधों को तो आप रख सकते हैं और छोटे मोटे पौधों को निकाल सकते हैं। तो पहली छनाई में हम पौधे रखते हैं तो वो लगभग 4-4 इंच की दूरी पे रखते हैं। और पहली छनाई के वक्त ही यदि आपको खरपतवार के पौधे भी दिखते हैं तो साथ साथ उन पौधों को भी सेपरेट करते जाते हैं। पहली छनाई समाप्त होती है आपकी, उसके साथ ही आप पहला स्प्रे कर देंगे फफूंदनाशक रसायन का। इसमें आप मैनकोजेब ले सकते हैं, मैनकोजेब के साथ बाविस्टिन ले सकते हैं। तो मैनकोजेब क्या है, स्पर्शजन्य फफूंदनाशक है। इससे क्या होगा कि इसका स्प्रे करने के तुरंत बाद यदि आप सिंचाई करेंगे तो स्प्रे होने के बाद पत्तियों पे वो गिरेगा, जहाँ जहाँ फफूंद के संपर्क में आएगा फफूंद नष्ट कर देगा। और यदि आप सिंचाई देंगे तो सिंचाई के साथ वो मिट्टी के अंदर भी जाएगा, तो यदि पौधे के आसपास मिट्टी के अंदर फफूंद है तो वो भी नष्ट हो जाएगी। फिर आप दूसरा स्प्रे करेंगे 30 से 35 दिन के बीच में, तब तक पौधों की हाइट भी बड़ी हो जाती है और अपन छनाई भी कर लेते हैं। तो दूसरी छनाई करने के बाद फिर आप स्प्रे करेंगे। तो इसी प्रकार स्प्रे करने से क्या होगा कि जो पौधे हैं अपने जितना अपन चाहते हैं तो थोड़ी दूरी बना देते हैं उन पौधों की। अंतिम छनाई जो करते हैं वो 40 से 45 दिन के बीच में करते हैं। तो 40 से 45 दिन के बीच में जो अपन छनाई करते हैं उसमें अपने को जितने दूरी चाहिए पौधे की उतनी दूरी रख सकते हैं। यानी आप एक मीटर बाय 1 मीटर का एक चौकोर पटिया बना ले, छोटी छोटी रीब का, और वो अपने खेत में क्यारी में डाल के आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसमें प्रति स्क्वायर मीटर यदि 35 से 40 पौधे बच रहे हैं तो आप किसान भाई अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे को पूरे खेत में कितनी दूरी पे पौधों को छनाई करके रखना है। उसके बाद उनमें निदाई गुड़ाई करके आप बीच बीच में यूरिया का इस्तेमाल आपको करना है, और ताकि पौधा अच्छी तरह हरा रहे, प्रकाश संश्लेषण करे और अच्छी बाढ़ प्रदर्शित करे। और इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप उठा सकेंगे और आपको किसी प्रकार की आर्थिक नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन भी किसानों ने शरदकालीन गन्ने की खेती की है और करना चाहते हैं, वो गन्ने की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इसकी बुआई कैसे करें, आइए मिलते हैं ग्राम टूंडला, जिला भिंड के प्रगतिशील किसान लाखन सिंह गुर्जर से। गन्ना की खेती एक ऐसी है, लंबे समय की जरूर है, इसमें प्रॉफिट जाना है। जैसे इसकी अगर अपन बुआई की बात करें, इसकी अच्छी जुताई कर लें, गहरी जुताई करें, अच्छी जुताई हो जाए, बिल्कुल मट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद अपन इसमें डीएपी डालें 25 या 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, 10-15 किलो पोटास डालें, 3 किलो जिंक प्रति बीघा 33% वाली, और 20 किलो यूरिया डालें। इसके बाद इसकी अब बेड बनाने वाली अगर मशीन हो किसी किसान भाई के पास तो बेड बना के भी लगा सकता है, लाइन से लाइन। उसमें गन्ने को लगाने के बाद पटेला दे दे, पाटा बोलते हैं, और उसके बाद सिंचाई करे। उसकी सिंचाई करने के बाद अंकुरित हो जाता है। उसके बाद अपन उसमें खुरपी या फावड़े से उसकी निदाई या गुड़ाई करवा दें। किसान भाइयों, इसकी 15-15 दिन के में इसकी सिंचाई करनी चाहिए। और इसके फायदे
इसमें जैसे हम तो गुड़ बनाते हैं तो गुड़ भी 25 और 30 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से निकला आता है। अगर किसान भाई अगर खड़ी भी बेच सकते हैं तो 50-60 हजार रुपए की प्रति बीघा बिच भी जाती है। इसके अलावा गन्ना की बुआई करते समय कौन कौन सी बातों को अमल में लाना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक। जैसा आप जान रहे हैं कि ये समय है जो गन्ने की बुवाई का अच्छा समय चल रहा है, तो यदि हमारे किसान भाई गन्ने की काश्त करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि जिन प्रजातियों की अनुशंसा मध्य प्रदेश के लिए की गई है उन्हीं प्रजातियों का उनको बोनी के लिए चयन करना चाहिए। तो यदि किसान भाई हमारे जल्दी पकने वाली प्रजाति लगा रहे हो तो जो मध्य प्रदेश के लिए जिनकी अनुशंसा की गई है और जो इधर अच्छा कर रही हैं तो को-6 64 है, इसका चयन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जवाहर 572, इसके अलावा आपका कोसी 671 का चयन करें। जिनकी भूमि भारी हो और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो तो ऐसी दशा में वो मध्यम अवधि में पकने वाली गन्ने की प्रजाति का चयन करें। जैसे कि आपके को-j 86-600 का चयन करें, इसके गन्ने अच्छे होते हैं। और इसके बाद ही किसान भाइयों को चाहिए कि बोनी के पूर्व उनको बीज उपचार करना चाहिए। इसके लिए वो कार्बनडाजिम एवं आपका जो डायथेन M45 का 2% का घोल बनाकर उसमें जितने भी गन्ने के आपके सेट्स हों उनको लगभग आधा घंटे के लिए डाल दें। उसके बाद ही उनको किसान भाइयों को उसकी बोनी करना चाहिए। और जब भी बोनी करें तो किसान भाइयों को चाहिए कि 35 से 40 कुंटल आपके जो सेट्स हैं प्रति हेक्टर के हिसाब से बोना चाहिए। या यदि हम आँखों की बात करें तो 1,05,000 से 1,25,000 आँखें बोना चाहिए। और दूरी हमेशा बोनी करते समय किसान भाइयों को चाहिए से कतार की दूरी हमेशा 90 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और बोते समय यदि आप दूसरी रबी फसलें विशेषकर आपका गेहूं और आपकी ये प्याज है, इसकी भी अंतर्वर्ती जो खेती किसान भाई कर सकते हैं और अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और जब बोनी करें किसान भाई तो आपको चाहिए कि जो गन्ने की जो फसल है वो लंबी अवधि की रहती है, तो इसके लिए 350 केजी नत्रजन उन किसान भाइयों को देना चाहिए और लगभग 90 किलो स्फूर देना चाहिए और 60 से 70 किलो पोटास प्रति हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए। और किसान भाइयों को और जिंक, जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है उन स्थानों में किसान भाइयों को जिंक सल्फेट के माध्यम से जिंक आवश्यक रूप से देना चाहिए। और जो नत्रजन दें तो उसको आप 2 भागों में विभाजित कर लें। आधी मात्रा नत्रजन की उर्वरक की और स्फूर और पोटास की संपूर्ण मात्रा बोनी के समय किसान भाइयों को देना चाहिए। और जो बची हुई मात्रा है जब हल्की आप गुड़ाई करते हैं उस समय देना चाहिए। और बरसात के पूर्व किसान भाइयों की जो बची हुई नत्रजन की मात्रा है उसको देना चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इस समय तापक्रम अब धीरे धीरे कम हो रहा है और आपकी यदि भूमि है मध्यम से भारी किस्म की है तो 1 पानी से 2 पानी का अंतराल लगभग 16 से 18 दिन का होना चाहिए। और एक बात है किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहते हैं कि जब पौधे दोपहर में मुरझाने लगे जब ही हमको पानी देना चाहिए, अन्यथा पानी ना दें। तो जब ज़रूरत हो पानी की जब ही दें। इसके साथ साथ अभी देखा होगा कि जैसे आप पानी देते हैं फसल को रबी के मौसम में तो जो नींदा है उनकी समस्या पैदा हो जाती है। तो आप देखेंगे और जब गन्ना जो उगता है आप देखे होंगे लगभग 1 माह में उगता है। और इसके पूर्व यदि आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आ रहे हैं तो 25-30 दिन की अवस्था में आप 2,4-D आधा किलो सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से आज छिड़काव कर दें तो सब चौड़ी पत्ती वाले नष्ट हो जाएंगे। यदि हमारे किसान भाई बताए हुए तरीके से गन्ने की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। जी हाँ, मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गोभी एवं फूल गोभी की पौध तैयार करें, सब्जी वाली फसलों में से खरपतवार निकालकर उर्वरकों का प्रयोग करें तथा उसके बाद सिंचाई करें। किसान भाई आगामी रबी फसलों के लिए उन्नत बीज एवं आदानों की समुचित व्यवस्था करें, जैसे पूर्ण सिंचित गेहूं की किस्में JW 1203, JW 1215, HI 1644 तथा अर्ध सिंचित की उन्नत किस्में JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531, HI 1631 तथा असिंचित किस्में जैसे JW 3288 तथा JW 3173 आदि के बीजों की व्यवस्था करें। चने की उन्नतशील किस्में जैसे JG 130, JG 11, JG 315, JG 16, जाकी 9218 तथा सरसों की उन्नतशील किस्में इस प्रकार हैं। बरसीम की उन्नतशील किस्में इस प्रकार से हैं। जई की अधिक उत्पादन वाली किस्में इस प्रकार हैं। काबुली चना की उन्नतशील किस्में काक 2 तथा JG 1 आदि के बीजों की व्यवस्था करें तथा मसूर की उन्नतशील किस्में RVL 31, JL 2 आदि किस्मों का चयन करके बुवाई करें। टमाटर, मिर्च, बैगन, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी आदि रबी मौसम सब्जियों की नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। प्याज के लिए किसान उन्नत किस्म का बीज एवं खाद की व्यवस्था कर नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। लहसुन की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करें एवं खेत की तैयारी कर बुवाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पीपरी, जिला भिंड के कृषक अनुराग तिवारी ने। यह दुधारू पशुओं के संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनुराग तिवारी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डेयरी का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि हमारी लगभग 70% जो लागत है पशु के पोषण या इनके दाने चारे की व्यवस्था पर व्यय होता है। तो यदि हम उस भाग में थोड़ी सी बचत कर लें तो निश्चित रूप से अपना जो प्रॉफिट है या जो लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर सामान्यतः पोषण की अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि पशु का जो पोषण है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, कई कारकों पर निर्भर करता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पशु की जो अवस्था है वो कौन सी है। उदाहरण के लिए, क्या हमारा पशु दूध दे रहा है या हमारा पशु दूध नहीं दे रहा है, सूखा है, या हमारा पशु दूध भी दे रहा है और गर्भावस्था की स्थिति में है। तो सबसे पहले अपन देखें कि जो मेंटेनेंस का राशन होता है या शरीर रख रखाव के लिए जो राशन चाहिए अपने को, वो कितना देगा। सामान्यतः अपन देखें कि अपने यहाँ अमूमन मोटा मोटा अपन माने 4 क्विंटल वजन की भैंस है, तो उस वजन की भैंस को लगभग
1.5 से 2 किलोग्राम तक संतुलित दाना अपने को देना होता है। उसके अलावा यदि अपन गाय की बात करें तो देसी गाय है तो 1.5 से 2 कुंटल वजन, और संकर गाय है तो लगभग 250 किलोग्राम या 2.5 कुंटल के आसपास उनका वजन रहता है। यदि हमारे पास गाय है, अगर देसी गाय है तो 150 से 200 किलो वजन है, तब भी उसको 1.5 से 2 किलोग्राम देना है। और अगर संकर गाय है तो अपने को 2 किलोग्राम संतुलित दाना देने की आवश्यकता होती है, केवल शरीर के रखरखाव के लिए, या इसको मेंटेनेंस का राशन, शरीर रखरखाव का राशन बोलते हैं। यदि अपने पास में ऐसे गाय या भैंस है जो कि हमारे को दूध भी दे रही है, तो गाय में अगर अपन बात करें तो प्रति 2.5 से 3.5 लीटर दूध पे, या अपन और अगर इसको मोटा अंदाज़ा लें तो 3 से 3.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम संतुलित दाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि भैंस में बात करें तो प्रति 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम संतुलित दाने की आवश्यकता होती है। इसको अगर एक उदाहरण दे के समझाएं तो यदि हमारे पास में कोई ऐसी भैंस है जिसका कि दूध उत्पादन 10 लीटर सुबह शाम दोनों टाइम का मिला के है, तो उसको मतलब 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाने के हिसाब से 4 किलोग्राम तो दाना दूध के लिए लगेगा और 2 किलोग्राम दाना मेंटेनेंस का लिए लगेगा, शरीर रखरखाव। इस प्रकार कुल 6 किलो दाने की मात्रा हो जाती। इसी प्रकार यदि अपन गाय की बात करें तो गाय में प्रति 3.5 लीटर दूध पे अपन 1 किलो दाने की बात करते हैं। तो यदि मान लीजिए 10 लीटर की दूध की गाय है तो 3 किलो के आसपास तो दाना दूध का हो जाएगा, और 1.5 से 2 किलोग्राम जो दाना अपन शरीर रखरखाव या मेंटेनेंस का दे रहे हैं वो दाना देंगे। इस प्रकार ये संतुलित दाना अपने को पशु को इस मात्रा में देना है। यदि हमारा जानवर गर्भावस्था में है कि भैंस में गर्भावस्था का समय लगभग 10 महीने 10 दिन का रहता है, अतः उस परिस्थिति में आखिरी के 3 महीने में 0.25 किलो से लेके 1 किलो तक अतिरिक्त संतुलित दाना देने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि गाय में बात करें तो गाय में भी दूध उत्पादन कम हो जाता है, तो गाय में दूध उत्पादन का दाना बचेगा और 0.25 किलो से 1 किलो तक अतिरिक्त दाना प्रेगनेंसी अलाउंस के लिए अपन देते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये तो दाने की बात हो गई। अब मैं चारे की बात करता हूँ। अमूमन ऐसा देखा गया है कि एक भैंस लगभग 24 घंटे के समय में 6 से 8 किलोग्राम सूखा भूसा खाती है। इसी प्रकार यदि गाय की बात करें तो एक गाय भी 1-8 किलो भूसा भैंस की तुलना में कम खाती है, लेकिन मोटा मोटा अपन मान के चलें कि लगभग 6 से 8 किलोग्राम ही भूसा गाय भी खाती है। इसके अलावा अगर हरे चारे की बात करें तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी का हरा चारा गाय और भैंस दोनों को प्रतिदिन देना चाहिए। यदि इसी प्रकार से अपन वास्तव में देखें कि कुल पशु के दाने की गणना अगर करें 24 घंटे में कुल पशु का एक राशन कितना होगा, यदि 10 लीटर दूध की कोई भैंस है हमारे पास तो लगभग 6 किलोग्राम तो संतुलित दाना उसको देना होगा, 6 से 8 किलोग्राम सूखा भूसा देना होगा। इसके अलावा 20 से 25 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से बढ़िया क्वालिटी का हरा चारा अपने को देना होगा। इसी प्रकार यदि गाय की बात करें तो दाने में थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, गाय और भैंस के दाने में ये जो मैंने मात्रा में अंतर बताया विशेषकर दूध के लिए, उसके पीछे मुख्य कारण ये रहता है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा गाय के दूध की तुलना में ज़्यादा होती है। इसी प्रकार SNF की मात्रा भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण गाय के दूध में अपन प्रति 3.5 लीटर दूध पे 1 किलो दाना दे रहे हैं, जबकि भैंस के दूध में प्रति 2.5 लीटर दूध पे ही 1 किलो दाना देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भैंस में जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु स्ट्रॉबेरी की पौध रोपाई तकनीकी पर जानकारी। सरसों की ज्यादा पैदावार के लिए वैज्ञानिक तकनीकी से बुआई। किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।